नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखें के अंतर्गत आज हम आपके बीच में लेकर आए हुए हैं कि दसम भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों का क्या फल होता है। कि अगर दसम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शनि, चंद्रमा, राहु, केतु ये सभी ग्रह अगर दसम भाव में आते हैं तो प्रत्येक का क्या क्या प्रभाव होता है, यह हम आज जानेंगे। प्रकरण है दसम भाव विश्लेषण, भाग ये तीसरा है। कर्म, सम्मान, प्रसिद्धि का ये भाव होता है। और इस भाव से संबंधित जो प्रथम भाग है दसम भाव का, उसमें मैंने जानकारी दे दी है स्पष्ट रूप से कि हम इस भाव के माध्यम से क्या क्या जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रकरण को। सबसे पहले अब बात करते हैं कि जो दसम भाव है, दसम भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है दसम भाव। और इस भाव में जो स्थित ग्रह है वो बहुत ही बली ग्रह, तो जातक को वह ऐसी उच्च स्तर तक ले जाने वाली क्षमता रखता है जो आप सोच भी नहीं सकते। शुभ ग्रह जातक को कुलीन, उदारचित और दया करने वाला बनाता है। वहीं लग्न अथवा चंद्रमा से दसम भाव में स्थित, देखिए हम दोनों से देखते हैं, लग्न से भी और चंद्रमा से भी। चंद्र कुंडली कैसे बनाते हैं, जैसे कि मानकर चलिए, जैसे एक ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में अगर मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चौथे स्थान पर बैठे हो, जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली है, ये हम कहते हैं इसको D1 चार्ट है, ये मेष लग्न की कुंडली है। और इसको हम चंद्र कुंडली बनाएं, इसकी हम चंद्र कुंडली बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं अगर, तो हम चंद्रमा से कुंडली बना देंगे। तो 4 यहाँ और चंद्रमा, और 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है। तो ये जो कुंडली है ये चंद्र कुंडली। अगर मान के चलिए इस कुंडली में सूर्य यहाँ पर विराजित है, तो इस कुंडली में सूर्य कहाँ हो जाएंगे, यहाँ विराजित हो जाएंगे। मतलब सभी अपने यथास्थान रहेंगे। यहाँ पर मान के चलिए मंगल विराजित है, तो यहाँ पर मंगल विराजित हो जाएंगे चंद्र कुंडली में। यहाँ पर मान के चलिए बुध विराजित है, अगर तो यहाँ बुध विराजित हो जाएंगे दूसरे भाव में। इस तरीके से तो ये तो चंद्र कुंडली हो गई, और ये कुंडली जो हो गई ये लग्न कुंडली हो गई। तो हम दोनों से देखेंगे, ध्यान रखिए इस बात का कि चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी, दोनों से देख लीजिए कि जो दसम भाव है उसमें स्थित जो ग्रह वह शुभ हैं, तो वह कुलीन और समृद्धि का योग होता है। और इस योग को क्या बोला जाता है, अम्ला योग। क्या बोला जाएगा, अम्ला योग। मंत्रेश्वर जी की एक पुस्तक है फल दीपिका, उसके अनुसार जब दसम भाव में शुभ ग्रह होते हैं, अब दसम भाव हम चंद्रमा से भी देखेंगे, चंद्र लग्न से भी, चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी। तो जब इनसे, जैसे कि यहां से दसम में जो अगर लग्न कुंडली से दसम में, जैसे यहां पर सूर्य विराजित है, और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मंगल विराजित हैं, तो दोनों ही प्रशासनिक की तरफ देने वाले हैं, दोनों ही यहाँ पर बलवान हैं। तो सूर्य हो गए, मंगल हो गए। तो ये जो दोनों स्थितियां इस तरह से हमको देखनी होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि लग्न से या चंद्रमा से दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, कुलीन हो, समृद्ध, तो ये समृद्धि का योग होता है, कुलीन परिवार से संबंधित होता है, कुलीन मतलब एक अच्छे परिवार से संबंधित होगा, तो यह योग होगा अम्ला योग। इसमें स्थित शुभ ग्रह जो हैं, जो तो मैंने आपको बताई, उसके बाद में हम बात करते हैं कि फलदीप का इसके बारे में क्या कहती है। कि जब दसम भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह कौन, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, ये अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। और अगर कहीं से पीड़ित ना हो तो बुध भी शुभ ग्रह हैं। और चंद्रमा भी अगर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है, तो वह भी शुभ चंद्रमा कहे गए हैं।
तो ये जब शुभ ग्रह हों इनमें से, तो या फिर हमको देखना है क्या है कि जो दशमेश हैं, जो दसम भाव के स्वामी हैं, वो अपने ही भाव मतलब दसम में ही बैठे हों, विराजित हों, या फिर उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, अथवा लग्नेश जो है वह दसम भाव में हो, तो जातक अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है और प्रशंसनीय कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यहां इस स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं सूर्य को। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। लग्न कुंडली को हम देख रहे हैं इस समय, तो लग्न कुंडली ये ब्लैंक है, अगर मुझे कुछ आवश्यकता हुई तो मैं यहां पर लिख लूंगा। अभी लग्न कुंडली से हम देख रहे हैं इस समय। इसी तरीके से आप चंद्र कुंडली से भी देखिए, लग्न से भी देखिए, चंद्र कुंडली से भी देखिए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ लग्न कुंडली का प्रयोग कर रहा हूं। जब कभी कोई विशिष्ट विषय आएगा तब हम यहाँ पर जो भी इसके लिए आधारभूत चार्ट होंगे उनका उपयोग करेंगे। सूर्य अगर दसम भाव में विराजित हो जाए, जैसे मेष लग्न की ये कुंडली है, अभी कोई भी लग्न हो सकती है, और सूर्य दसम भाव में विराजित हो जाए, तो सूर्य जब भी दसम भाव में जाते हैं तो ये दसम भाव, जैसे हम यहां से अगर काउंट करें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से यहाँ पर ये रहता है। तो सूर्य यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बलवान होते हैं। सूर्य इस दसम भाव में क्या होते हैं, इनको दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। मैंने दिग्बल के बारे में पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो आप एक बार वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पर उनको दिग्बल मिल जाता है, और दिग्बल मिलने के कारण वह व्यवसाय और व्यावसायिक सफलताओं के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि सूर्य नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, इस कारण से ये माता पिता का जो वियोग है वो दे सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, माता पिता का वियोग यहाँ पर बैठे सूर्य दे सकते हैं। दसम भाव में बैठे, पंचम भाव से ये छठा भाव है, पंचम भाव का ये षष्ठ भाव है जिसमें सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहां पर अगर अशुभ ग्रहों की स्थिति है, अशुभ ग्रह भी है, तो वहां सूर्य पीड़ित होते हैं अगर, तो संतान के लिए शुभ नहीं होता। लेकिन यदि सूर्य बलवान हो, अर्थात उच्च हो या स्वग्रही हो, तो यह प्रसिद्धि, अब उच्च सूर्य कब होते हैं, जब यहां पर 1 नंबर लिखा हो। 1 नंबर कब लिखा होगा, तो 1 नंबर जब लिखा होगा जब यहाँ पर 4 लिखा होगा, मतलब कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर हो गया, तो सूर्य क्या हो गए, यहाँ पर उच्च के सूर्य हो गए। अब जब सूर्य उच्च के हो गए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में ये एक अच्छी स्थिति, सूर्य की अच्छी स्थिति हो गई, उच्च के सूर्य हो गए, तो ये अच्छा होता है। जातक को धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, शिक्षा, सम्मान सभी उसको प्राप्त होते हैं। जातक ऐसा बहुत ही ज्यादा वीर होता है, सूरवीर उसको कहा गया है। दयालु भी प्रवृत्ति होगी, दयावान भी होगा। संगीत और कला के प्रति उसके मन में असीम प्रेम होता है, मतलब उसको संगीत सुनना, मतलब राजाओं जैसे उसके व्यवहार होते हैं। समाज सेवा के कार्य भी करता है, तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशालाएं बनवाने के लिए भी अपना कहीं ना कहीं कुछ वो दान करता है, अपना प्रयास करता है। संतों की सेवा करता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का उसको संरक्षण प्राप्त होता है। सरकार में प्रसिद्ध होने को भी यह बताता है कि ऐसा व्यक्ति सरकार में प्रसिद्ध होता है। जिसका सूर्य दसम में हो, आप जरा एक बार उनकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें और देखें कि सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है तो क्या जीवन में जो मैं बता रहा हूं ये प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं अथवा नहीं, ये और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब देखिए पाश्चात्य ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में। तो पाश्चात्य ज्योतिष कहता है कि अगर सूर्य इस तरह से हैं तो जातक के पास उत्तरदायित्व वाला पद होता है। उत्तरदायित्व वाला पद कि जिसके लिए वह जिम्मेदार हो, जैसे कि मंत्री हो गया, जैसे कि आईएएस अधिकारी हो गए, पीसीएस अधिकारी हो गए। तो ये जो भी जिनके पास भी उत्तरदायित्व, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, वहां के जो मुख्य अधिकारी होते हैं वह जिम्मेदार होते हैं, तो उनको उत्तरदायित्व का पद प्राप्त होता है। ये पाश्चात्य ज्योतिष कहता है कि उत्तरदायित्व का पद प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को जिनका दसम भाव में सूर्य विराजित हो और वह सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करता है। मतलब एक गजेटेड ऑफिसर की कंडीशंस यहाँ पर बताती है, एक अच्छे मंत्री तक वह जाता है। ये बहुत अच्छी उसके साथ में कंडीशन यहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर सूर्य होते हैं,
साथ ही साथ सम्मान स्वाभिमान से जीवन व्यतीत करता है और उसकी सरकारी नौकरी का ये अच्छा योग माना जाता है। सूर्य अगर दशम में है, अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित है सरकारी नौकरी उसको कभी ना कभी सरकार से लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। पीड़ित है तो वहां थोड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन जितना शुभ होता चला जाएगा, ये आप सब जान चुके हैं शुभ स्थिति कब बनेगी, जितना शुभ होता चला जाएगा उतने ही सरकारी नौकरी के योग बनते चले जाएंगे। दसम का सूर्य दिग्बली भी और सरकारी नौकरी के लिए सबसे बेहतरीन सूर्य में माना जाता है। देखिए फल दीपिका में इसके अगर बात करें तो जातक पुत्रवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, धनवान भी होता है, वाहन शक्ति और प्रसिद्धि से युक्त होता है, सभी लोग उसकी सराहना करते हैं। लेकिन कब? जब सूर्य यहाँ बैठकर पीड़ित ना हो, शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, बलवान हो, यह सभी स्थितियां आपको देखने के बाद में फिर ये प्रेडिक्शन करना चाहिए सूर्य से संबंधित। बराह मेहर कहते हैं इसके बारे में कि जातक अच्छा आनंद में जीवन व्यतीत करेगा और वह साहसिक कार्य करने वाला शक्ति संपन्न व्यक्ति होगा। स्वास्थ्य का कारक होने के कारण ऐसा जातक स्वस्थ शरीर का आनंद लेने वाला होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए वैसे सूर्य कौन से रोग देते हैं? अस्थि मंजा के रोग देते हैं। तो यहाँ पर वह उसको स्वस्थ रखेंगे, अच्छी स्थिति में है, दिग्बल प्राप्त है। देखिए सूर्य बुध शुक्र अगर इनकी युति होती है, इनके साथ में कौन? सूर्य के साथ में बुध और शुक्र, बुध और शुक्र भी अगर विराजित हो जाते हैं, तो अगर यह स्थिति कहीं बनती हो तो ये वैष्णव योग का निर्माण करती है। यदि ये पीड़ित ना हो तो अच्छे भाव में होने के कारण जातक को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। बहुत सारे हमारे आचार्य हुए हैं, मुनि श्रेष्ठ हुए हैं, जिनकी कुंडली में ये वैष्णव योग, इसको कहा जाता है बुध सूर्य और शुक्र की दशम भाव में युति वैष्णव योग रहेगी। और यह युति जब भी होती है तो ये हमेशा अध्यात्म की तरफ लेके जाने वाली होती है और बहुत ही उच्च स्तर का अध्यात्म प्रदान करती है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। और ये अधिकतर जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, आचार्य रामानुज, तुलसीदास जी, विवेकानंद जी और अरविंद घोष, इन सभी की कुंडलियों में ऐसा योग देखा जा सकता है। आप आसानी से जब कभी इनकी कुंडली का विश्लेषण करोगे तो आप निश्चित रूप से ये देख पाओगे कि ये सूत्र एकदम सही है कि ये वैष्णव योग जब सूर्य बुध और शुक्र अच्छी स्थिति में होते हुए दशम भाव में बैठे हो तो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही ऊपर तक ले जाने वाले होते हैं। और विष्णु वैष्णव योग अर्थात भगवान विष्णु से संबंधित उनको करते हैं, किसी भी रूप में करें। चलिए अब बात करेंगे कि ये सूर्य जो है, सूर्य से संबंधित अभी हमारी बात चल रही है, तो कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मानकर चलिए सूर्य, अब जैसे कि अगर मेष लग्न की कुंडली देखें तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी हो गए। पंचम भाव के स्वामी अपने भाव से कहां पहुंच गए? दसम भाव, जो अपने भाव से षष्ठ भाव में पहुंच गए, जो दसम भाव है छठा भाव है। तो हमको ये देखना होगा, अगर मानकर चलिए कोई इस तरह की स्थिति बनती है, अगर इस तरह की स्थिति बने, जैसे मैं समझा देता हूं, अगर यह स्थिति बने कि जो सूर्य हैं वह नवम भाव के स्वामी हो, अगर मान के चलिए नवम भाव के स्वामी का होंगे, जब यहाँ 5 लिखा होगा तो यहाँ 6 लिखा होगा, यहाँ 7 लिखा होगा, यहाँ 8 और यहाँ 9, मतलब राशि कौन सी हो गई? धनु राशि हो गई। धनु राशि के जो सूर्य होंगे, मतलब धनु लग्न के जो सूर्य होंगे, धनु लग्न के जो सूर्य होंगे, वह सूर्य अगर कहां पर बैठे हों? जब यहां बैठे हों, अगर सूर्य कहां बैठे हों? दसम के होकर बैठे हों, नवम के होकर बैठे हों, नवमेश होकर दसम भाव में बैठे हों, तो ये इनको कहा जाता है क्षेत्र सिंहासन। यह योग होता है क्षेत्र सिंहासन योग। तो क्षेत्र सिंहासन योग होता है, इस योग में बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और एक ये अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला यह भी योग होता है, धर्म की तरफ ले जाने वाला योग होता है क्षेत्र सिंहासन योग। और सिंहासन देने वाला ये योग कहा जाता है, एक क्षेत्र विशेष का सिंहासन उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने अभी सूर्य देव का विश्लेषण किया कि सूर्य अगर यहां पर होते हैं कैसी स्थिति होती है। चलिए अब यहां तक आपको स्पष्ट रूप से ये समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं आगे
कि चंद्रमा की, तो अगर चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, वीडियो थोड़ी हमारी लंबी रहेगी, तो जो सच में ही बहुत सैद्धांतिक रूप से ज्योतिष के इन सूत्रों को समझना चाहते हैं वही जुड़े रहें। बाकी निश्चित है कि कुछ लोग यहाँ पर बोर हो सकते हैं, तो वहां को ये उन्हीं के लिए है जो सीखने के इच्छुक हैं। चंद्रमा की बात करते हैं। अगर चंद्रमा को देखें तो देखिए, चंद्रमा अगर फल दीपिका के आधार पर देखें तो जिस जातक की कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा होते हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा विराजित हो, 10वें भाव में चंद्रमा विराजित हो, तो वह जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, अच्छे कार्य करता है और धर्म परायण और दूसरों की सहायता करने वाला ऐसा जातक होता है। इसके बारे में बराह मेहर भी कहते हैं कि 10वें भाव में स्थित चंद्रमा सभी प्रकार की सफलता भी देता है, जातक को दयालु प्रवृत्ति का, धनवान और साहस से युक्त भी बनाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है क्या? चंद्रमा एक जल तत्व और अति गतिमान ग्रह माना गया है। चंद्रमा सबसे ज्यादा गतिमान माना गया है और यह जल तत्व है, तो ऐसा कहा जाएगा कि जातक समुद्री यात्राएं करेगा, विदेश यात्राएं करेगा, तीर्थ यात्राएं भी करेगा, समुद्र यात्राएं भी करेगा, और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो प्रत्येक उस कार्य में सफलता दिलाएगा जिस कार्य को करने का वह बीड़ा जातक उठा लेता। अगर ये सोच ले मुझे ये करना है और चंद्रमा 10वें भाव में है तो निश्चित वह कार्य करके मानेगा, यह स्थिति रहेगी। तो ये जल तत्व राशि है। अगर देखें तो यदि कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में स्वग्रही हो जाए, अगर यहां पर स्वग्रही कब होगा? जब यहां पर 4 नंबर लिखा होगा, मतलब तुला लग्न की कुंडली होगी तब, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो यहां पर बलि हो जाएगा। यहां पर कौन बलि हो जाएगा? चंद्रमा। अपने ही भाव में है, स्वग्रही है, अच्छी स्थिति रहेगी बहुत चंद्रमा की। और यह है हमारे देश की आजादी दिलाने वाले हमारे उन महान नायकों की कुंडली में से एक है जिनके चंद्रमा इस स्थिति में था। तो अगर हम देखें कुंडली में चंद्रमा यदि शनि के साथ 10वें भाव में बैठ जाए, ध्यान रखना शनि के साथ में, वैसे विषयोग चंद्रमा का बनेगा। अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा क्या हो जाए? 10वें भाव में शनि के साथ विराजित हो जाए, ये ध्यान रखना है हमको। शनि के साथ चंद्रमा विराजित हो जाए, क्या स्थिति बनेगी? 10वें भाव है, 10वें भाव है, और यहां पर मान के चलिए ये 10वें भाव है, यहां पर चंद्रमा और शनि की युति बन गई है। अब देखिए ध्यान से, ये विष योग है, चंद्रमा और शनि की युति विष योग है, लेकिन ये विष योग क्या है? ये विष योग है शनि और चंद्रमा का। और ये विष योग में होता क्या है कि मन अक्रांत रहता है, मन हमेशा पीड़ित रहता है। तो किससे पीड़ित रहेगा? पीड़ित रहेगा संसार से, संसार के सुखों से। ऐसा व्यक्ति कहां जाएगा? तो यह शनि निराशा है और चंद्रमा मन है, मन को निराशा की तरफ लेके जाने का। और निराशा में आशा कहां मिलती है? अध्यात्म में। तो इसलिए ये जितने भी आध्यात्मिक हैं उनके लिए सबसे अच्छा योग माना जाता है विष योग। जो भी अध्यात्म में जाना चाहते हैं, अगर उनकी कुंडली में यह योग है तो बहुत उत्तम है, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा और शनि का यह योग एकांत पसंद होगा, यह अध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाला योग होता है। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग था 10वें भाव में। इसी प्रकार से स्वामी शिवानंद जी की कुंडली में भी 10वें भाव में चंद्रमा विराजित थे। अगर 10वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जाए, ध्यान रखिए, अगर 10वें भाव में चंद्रमा है और पीड़ित हो गया, वैसे शनि के आने से भी चंद्रमा पीड़ित ही होते हैं, तो पीड़ित हो जाए अध्यात्म की तरफ तो लेके जाएगा, लेकिन उसको कफ जन्य रोग, शीत प्रवृत्ति ये प्रदान करने वाले होते हैं। अशुभ ग्रहों की अगर जो अधिकता है वह बढ़ जाए तो सार्वजनिक जो जीवन है उसमें ऐसा व्यक्ति निंदा प्राप्त करता है, व्यवसाय में उसके रुकावटें भी ये देता है, मतलब कहीं ना कहीं खिन्नता देने का कार्य करता है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव हमने देखा समझा। अब हम बात करेंगे मंगल की। 10वें भाव में यदि मंगल विराजित हो तो क्या स्थिति होगी?
देखिए मंगल क्या है, मंगल को जिस प्रकार सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है दसम भाव में, उसी प्रकार मंगल को भी दिशा बल प्राप्त होता है दसम भाव में। तो मंगल को भी दिशा बल प्राप्त होगा दसम भाव में। अगर उच्च हो अथवा स्वग्रही हो, उच्च के हो, उच्च के कब हो जाते हैं मंगल, मंगल उच्च के कब हो जाते हैं, तो मंगल उच्च के जब वो दसम में हो तो मंगल उच्च के होंगे, यहां बैठे होंगे तो मंगल उच्च के होंगे। अगर यह स्थिति कब बनेगी, मेष लग्न में स्थिति बनेगी, या फिर कर्क लग्न हो तो यहां पर ये अपने घर में हो जाएंगे, एक नंबर में मंगल। जब ये स्थिति है तो यहां तो स्वग्रही हो गए, यह स्थिति में स्वग्रही, और यहां पर क्या हो गए, उच्च स्थिति में आ गए। तो जब यह स्थिति बनती है तो एक महापुरुष योग है रुचक, तो रुचक नामक महायोग, इन दोनों कुंडलियों में रुचक नामक महायोग बनेगा। कब कब बनेगा, जब मंगल उच्च के हो, स्वग्रही हो, तब कहीं भी हो किसी भी भाव में तब यह योग बनेगा। लेकिन यहां हम दसम भाव की चर्चा करें तो दसम भाव में यह योग बनेगा, तब यह स्थिति दसम भाव से संबंधित परिणामों में श्रेष्ठता लेकर आने वाली स्थिति होती है। फलदीपिका का इसके संबंध में कथन है कि इस योग में जन्मा जातक अत्याधिक साहसी होगा और शक्ति संपन्न होगा, हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन कुछ अहंकारी प्रवृत्ति का भी होगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों में उसकी गिनती की जाएगी। सफल और श्रेष्ठ सेना नायक होगा, कहीं ना कहीं सेना विभाग में, पुलिस विभाग में वह व्यक्ति जाएगा। यह हमें फल दीपिका के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है। और देखिए कर्क लग्न और सिंह लग्न, अगर ये दो लग्न है तो इन दोनों लग्नों में मंगल को राज योग कारक ग्रह माना जाता है। तो किसी जातक के अगर यह स्थिति बनी हुई है और मंगल दसम में बैठे हुए हैं तो उस स्थिति में राज्य का वह राजकुमार जैसी उसको उच्च सामाजिक स्थिति देने वाले ये होते हैं, मतलब अच्छे घर में उसका जन्म कराने वाले होते हैं, सुख सुविधा संपन्न और कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति रहता है। अगर इसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव और हो जाए तो जातक को अशोचनीय धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन और सभी सुख समृद्धि देने वाला यह योग होता है। अब हम आते हैं, ये तो हमने बात करी कि अच्छी स्थिति हो, लेकिन अगर यहां पर बैठे हुए मंगल क्या हो जाते हैं, निर्बली हो जाते हैं। निर्बली कब होंगे, एक तो नीच के हो जाए, शत्रु के भाव में बैठ जाए तो निर्बली ये हो जाएंगे। जैसे कि मानकर चलिए कि यहां पर 4 5 6 7 तुला लग्न है और मंगल यहां बैठ गए, तो मंगल क्या हो गए, यहां पर आकर नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि में मंगल क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। ऐसी कोई स्थिति बन रही हो, दुस्थित हो तो दुर्घटना, अग्नि एवं हथियार से भय देने वाले होते हैं, अति व्ययी बना देते हैं, दुराचारी और कुपुत्रों वाला भी उस व्यक्ति को बना देते हैं। शत्रु राशि में अगर मंगल यहाँ पर विराजित हो जाए, शत्रु राशि जो भी है उसमें विराजित हो जाए तो यहाँ पे पिता की मृत्यु को भी देने वाले ये होते हैं। जब भी इनकी दशा महादशा आती है तो उसमें ये इस तरह के कार्य कराते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि मंगल और चंद्रमा की यदि युति बन जाए, मंगल अब और चंद्रमा की यदि युति बन जाती है तो जातक को कैसा कर देते हैं। देखिए मंगल क्या है, अग्नि है, चंद्रमा क्या है, जल है। अगर जल और अग्नि को आप मिलाओगे तो क्या होगा, ठंडा। तो ऐसे जातक को हमेशा हर काम में वो ठंडा रहेगा, कुछ काम जल्दी से नहीं करेगा, तो अस्थिर स्वभाव का उसको बना देंगे, स्वार्थी उसको बना देंगे और ठंड से पीड़ित होने वाला व्यक्ति होगा। उसके मन में कोई दया भाव होगा नहीं, क्योंकि मंगल क्रूरता देंगे उसको, साहस से पूर्ण उसको करेंगे उसके मन पर। अब ये चंद्रमा क्या है, मन है, और ये क्या है, मंगल क्या है, क्रूर है। अब उसके मन में क्रूरता हो जाएगी, पत्थर दिल ऐसा व्यक्ति होगा और ये उसको शक्तिशाली प्रभाव से प्रभावित कर देंगे। हमेशा उसमें एक अहम भाव देखने को मिलेगा, उसके मन में कहीं ना कहीं अहम बना ही रहता है। चलिए अब हम बात करेंगे बुध की। बुध की स्थिति क्या होती है, यदि बुध दसम भाव में होते हैं तो दसम भाव में बुध उच्च के जब होंगे, जब यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा। ये कब लिखा होगा, जब धनु लग्न की कुंडली होगी, ठीक है।
तो बुध उच्च के हों अथवा यहाँ पर स्वराशि के हों, तो 3 और 6 हो, 3 भी होता तब यहाँ होते, यहाँ तो उच्च की स्थिति बनेगी, यहाँ पर उच्च और स्वराशि दोनों की बन जाएगी, 3 पैर भी और 6 पैर भी। ठीक है, यदि बुध उच्च के हों स्वराशि के हों तो यह योग एक योग बनता है जिसका नाम है भद्र। भद्र नाम का यह महापुरुष योग होता है। यह भी जैसे कि मंगल का रुचक नामक योग था, इसी प्रकार से बुध का भद्र महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग में से एक यह योग माना जाता है। तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, बुद्धिमान होगा, स्वच्छ शरीर का मतलब साफ सफाई पसंद उसको होगी, और अच्छे विचारों वाला होगा, विद्वान उसकी प्रशंसा करेंगे। कहने का अर्थ हो गया कि बहुत ज्यादा विद्वान होगा ऐसा व्यक्ति, और जब भी कोई बात करेगा तो उसकी बात मन भावन बातें होंगी। भाषण बहुत ही उत्तम भाषण देने वाला होगा, अच्छा वक्ता होगा, धनवान और समृद्ध व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे जातक को उत्तराधिकार में अच्छी धन संपत्ति प्राप्त होती है, मतलब उसके पूर्वजों के प्रयास से जो धन संपदा इकट्ठी होती है वह उस तक पहुंचती है, उसको प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही हंसमुख होगा, और कई कलाओं में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रवीण और सुप्रसिद्ध माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है बहुत ही उच्च कोटि का होता है, और अच्छे बौद्धिक स्तर की क्रियाकलापों में ऐसा व्यक्ति संलग्न रहता है, और सत्यवादी होता है, तीव्र इच्छाओं वाला, सुख सुविधाओं में को देखें तो वह सुख सुविधाओं से संपन्न और किसी भी कार्य के प्रारंभ से ही सफलता प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो यह बुध की यह स्थिति यह दर्शाती है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बुध की रहती है। चलिए अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अगर दसम भाव में है तो यह क्या स्थिति देते हैं? तो यहाँ पे बृहस्पति अर्थात गुरु अगर दसम भाव में विराजित हैं तो क्या होगा? तो देखिए, ये दसम भाव में है तो जातक को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित, सुशोभित मकान यानी कि एक अच्छा भवन दिलाने का कार्य करते हैं। बड़ा तेजस्वी होता है ये जातक, बड़ा धार्मिक होता है, हमेशा यह अच्छे कामों में अपने धन का व्यय करने वाला होता है, सम्मानित होता है, दयावान और यशस्वी धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति ये बृहस्पति यहाँ बैठकर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति दिन रात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ब्राह्मणों के साथ में रहने वाला होता है, हमेशा धार्मिक कार्य करना उसको पसंद होता है, बड़े मठों का मठाधीश भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है, यह स्थिति आती है। ऐसा जो जातक है उसको वो कोई मंत्री के पद पर हो सकता है, कोई गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, किसी जिले का मालिक हो सकता है। वर्तमान समय के आधार पर हम देखें तो आज बहुत अच्छी स्थिति, पीसीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, ऐसा व्यक्ति ये बन सकता है अगर गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है। अगर यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर वह उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर कर्क राशि आएगी, कर्क में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो ये अच्छी स्थिति इनकी अगर और रहती है तो और अधिक सम्मान दिलाने वाले, संपत्ति दिलाने वाले, पुत्रवान, मित्रवान और अच्छी भार्या, अच्छी पत्नी उनको प्राप्त होती है, अच्छी संपत्ति उनको प्राप्त होती है। यदि दसम भाव में बृहस्पति और सूर्य की युति हो जाए, ध्यान रखिए इनकी युति की हम चर्चा कर रहे हैं, अस्त होने की चर्चा नहीं कर रहे, तो युति हो जाती है तो जातक सफल होगा। और देखिए सूर्य क्या है, शासक हैं, और गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, मंत्री हैं, तो यहाँ पर सरकार का एक अभिन्न अंग वह व्यक्ति होगा। बहुत न्याय के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत श्रेष्ठ योग माना जाता सूर्य और गुरु का। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, जब भी यह स्थिति बनती है तो जातक बहुत सफल होगा, न्याय करने वाला होगा, निष्ठावान और पिता के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। और यदि चंद्रमा के साथ सूर्य के मतलब गुरु की स्थिति बने तो गजकेसरी योग बन जाएगा। यहाँ पर कुछ समय के लिए सूर्य को हम हटा देते हैं और चंद्रमा को देख लेते हैं। यदि चंद्रमा के साथ यह स्थिति बने तो जातक के साथ क्या होगा, तो माता से उसको संपत्ति प्राप्त होगी। और वैसे ये गजकेसरी योग भी है, ये भी शुभ योग है, अति शुभ योग है। और वहीं यदि बुध के साथ बने, यहाँ भी हटा देते हैं, गुरु और बुध की युति, बुध वाणी है, गुरु ज्ञान है, तो यहाँ पर स्थिति ये बने तो यह भी शुभ है। तो ऐसा व्यक्ति मित्रों से धन संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है, मित्र उसकी सहायता करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं उसके दोस्त। अगर वहीं ये
इनके अलावा हम देखें, अब ज्यादा हो गया, तो अब हम देखते हैं कि अगर गुरु बृहस्पति, क्योंकि ये गुरु हैं, अगर ये मंगल के साथ विराजित हो जाए, यहां पर मंगल इनके साथ में हो, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हो, शत्रुओं से किसी भी तरीके से उसको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। और अगर यहीं पर ये गुरु किसके साथ में, शनि के साथ विराजित हो, अब शनि क्या निराशा है, गुरु ज्ञान है, तो वैराग्यता की तरफ ही जाना है। तो शनि के साथ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, अब शनि एक तरह से देखें तो नौकर भी है, तो नौकरों से बड़ी सहायता मिलती है, उसको धन संपत्ति प्राप्त होती है, नौकरों की सहायता से व्यवसाय भी चलाएगा तो सफल होगा, मतलब उसके नौकर जो होंगे उसको उसका अहित करने वाले नहीं होते हैं। ये हमें बृहस्पति की स्थिति समझ में आई। अब देखिए इसी के अंतर्गत लग्न हो गया, ये लग्न है, ये चतुर्थ भाव है और ये दसम भाव है। अगर इनमें कहीं पर भी बृहस्पति स्थित हैं, यहां पर मैं अलग से बता रहा हूं, यहां पर भाव की चर्चा कर रहे हैं, इन भावों में, जैसे यहां पर और यहां पर, इन भावों में बृहस्पति अगर हैं, गुरु है अगर हैं, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धनवान होता है। इन तीनों स्थिति में आप देख लीजिए, जब भी ये तीनों स्थिति मतलब या तो गुरु यहां होंगे लग्न में, या चतुर्थ में, या गुरु दसम भाव में, तो ये तीनों ही स्थिति व्यक्ति को अत्यधिक धन देने वाली बनाती हैं। ये मैंने स्पष्ट रूप से देखा है, मैंने कई कुंडलियों का विश्लेषण किया है और यह सूत्र स्पष्ट रूप से काम करता है गुरु बृहस्पति का। आप भी अपनी कुंडली को जांचिए, देखिए कि आपके गुरु बृहस्पति लग्न चतुर्थ या दसम भाव में कहीं विराजित हैं, और विराजित हैं तो क्या आपको बताए अनुसार धन संपत्ति प्राप्त होती है, अथवा आप बेरोजगार हैं। आप दोनों स्थितियां देखिए और जल्दी से मुझे यह कमेंट करके अवश्य बताइए। देखिए सुस्थित होने पर इसमें क्या होगा, अगर अच्छी स्थिति है मतलब उच्च के हैं, मित्र क्षेत्री हैं, तो ये शुभ स्थितियां होती हैं। शत्रु क्षेत्री है, नीच के हैं, तो ये अशुभ स्थितियां होती हैं। क्रूर ग्रहों से संबंधित हैं तो ये भी अशुभ स्थितियां, शुभ ग्रहों से संबंधित है, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति है तो ये भी शुभ स्थिति है। तो हम वही कह देते हैं कि अगर सुस्थित हैं तो जातक को धर्म परायण करेंगे, वह धर्म में विश्वास करने वाला होगा, गरिमापूर्ण और आदर्श जीवन जीने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्तियों में संलिप्त रहेगा, धर्म कर्म की चर्चा करेगा, इस प्रकार का वह जातक होगा। ठीक है। और दूसरों की सहायता के लिए ऐसा जातक हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा उनकी सहायता के लिए समर्पित रहेगा, अच्छे कार्य करने वाला होगा, कार्य करने में बहुत ही कुशल होगा और सत्य बोलना उसे पसंद होगा, कार्य प्रारंभ करने पर उसे पूर्णता देने वाला होगा, ऐसा नहीं अधूरा कार्य छोड़ दे, बीच में पूरा करेगा। और एक बौद्धिक रूप से वह संत, आप उसको कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से संत होगा, मन में उसके संत विचार रहेंगे, उन्नत होगा, उन्नत स्तर वाला होगा, अच्छे नाम वाला होगा, प्रसिद्ध वरिष्ठ व्यक्तियों की उसके ऊपर अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा जातक कुलीन वंश, एक अच्छे वंश में जन्म लेने वाला होता है और जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाला होता है। चलिए, ये बृहस्पति का मैंने आपको बता दिया कि अगर बृहस्पति की स्थिति इस प्रकार से है तो बहुत ही अच्छी स्थिति ये मानी जाती है। वहीं बात करते हैं शुक्र दसम भाव को हम लेकर चल रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। वैसे शुक्र है किसके कारक, तो शुक्र को अगर आप देखो तो ये धनवान, स्त्रियों का प्रिय, धार्मिक, भाग्यशाली, आनंदित तो अत्याधिक, रति सुखी, ज्ञानी और वाहन देने वाला, क्योंकि वाहन के कारक भी हैं, आभूषण युक्त, सुंदर, आकर्षित करने वाला और जीवन में कई यज्ञ करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जातक शासन में वरिष्ठ अधिकारी का पद भी प्राप्त करता है, कोई बड़ा अधिकारी भी बनता है और अच्छे परिवार वाला होगा और माता पिता का आशीर्वाद उसे हमेशा प्राप्त होता रहता है। कलाओं में उसकी रुचि रहेगी हमेशा, कलाओं की तरफ वह उसका झुकाव बना रहता है, सृजनात्मक कार्य करने वाला होता है और कला और संगीत का बहुत ही ज्यादा ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है। अगर यहाँ पर एक बात विचार करने वाली है कि पुरुष राशि हो अथवा हम देखें मीन राशि में, या तो पुरुष राशि हो या मीन राशि हो, अगर ये राशि हैं, इनमें अगर शुक्र है तो यह है और दसम भाव है तो यह संतानहीनता का योग भी हो सकता है। और यदि पुरुष राशि में हो तो जातक अविवाहित भी रह सकता है, क्योंकि जातक स्त्री विरोधी होता है। ध्यान रखिए, अगर शुक्र पुरुष राशियों में विराजित हो
पुरुष राशि जैसे कि मेष राशि है, सिंह राशि, ये पुरुष राशियां हैं। अगर इनमें शुक्र विराजित होते हैं, दसम भाव है, तो ऐसी स्थिति जातक को स्त्री विरोधी बनाती है और वह अविवाहित भी रह सकता है और अथवा संतानहीन भी ऐसा व्यक्ति रह सकता है। मीन राशि में अगर ये होते हैं तो जातक को भार्या से परेशानियां होती हैं, उसकी पत्नी से संबंधित परेशानियों से मिलती हैं और ऐसी स्थिति में जातक पुनर्विवाह करने की तरफ भी बढ़ता है। अब देखिए, शुक्र 12वें भाव में वैसे उच्च के होते हैं, 12वीं राशि में मतलब मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए उच्च के हैं, लेकिन कैसे से संबंधित परेशानियां दे रहे हैं, भार्या से संबंधित परेशानियां दे रहे हैं, पुनर्विवाह की उसकी स्थिति बनाते हैं और साथ ही साथ ये माता पिता की अल्पायु में भी मृत्यु कराने वाले होते हैं। लेकिन अगर इन पर वही शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर यह योग इतना प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर इस पर किसी शुभ ग्रह की स्थिति न बने तो फिर यह अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है। बात करें, अब ये हमने पुरुष राशियों की चर्चा करी, अब बात करते हैं स्त्री राशि। स्त्री राशि जैसे कन्या है, कन्या स्त्री राशि है, तो स्त्री राशियों में अगर ये शुक्र हैं तो विवाह के उपरांत उस व्यक्ति का भाग्योदय कराने वाले होते हैं। अगर शुक्र किस में बैठे हुए हैं, जैसे 12 की जगह हम लिख दें 6, वैसे नीच के हो गए, लेकिन ये कैसे हो गए, ये उसके भाग्योदय जो कराएंगे कब कराएंगे, उसके विवाह के उपरांत कराएंगे। और जातक 1 या 2 पुत्रों का पिता भी होता है। अगर जैसे कि यहाँ पर शुक्र अगर कन्या राशि में हो और शुक्र ऐसी राशि में हो जो पुरुष राशि नहीं है, स्त्री राशि है, तो वहां पर ये ध्यान रखना है, जो स्त्री राशि है, पुरुष राशि, इनका मैं पहले बता चुका हूं, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। तो अगर वह स्त्री राशि में है तो वह क्या करेंगे, तो वह वहां पर उसको संतान भी देंगे, उसका भाग्योदय विवाह के उपरांत करने वाले भी होते हैं और 1-2 पुत्रों का जातक पिता भी होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि, जो शुभ दृष्टि होगी, वह शुक्र के ऊपर चली जाए, मैं प्रयास कर रहा हूं आप सभी के जो प्रश्न आने से पहले उनके उत्तर मिल जाए, कि यहां पर अगर शुक्र के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ जाए, शुक्र के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि अगर पड़ जाती है, सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सामाजिक विशिष्टता और सम्मान और आर्थिक सफलता को इंगित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, तो सामाजिक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत विशिष्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि यदि ये पीड़ित हो जाएं, क्रूर ग्रहों से संबंधित हो जाएं, पीड़ित हो जाएं किसी भी प्रकार से, तो ऐसा जातक स्त्रियों से अनैतिक और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध, धन एवं प्रसिद्धि की हानि आदि कार्यों में संलिप्त होता है। यह शुक्र का फलादेश था। अगर हम बात करें कि शनि की, अगर शनि 10वें भाव में विराजित हैं, सुस्थित हैं, अपने मित्र के घर में हैं, उच्च राशि में हैं, ऐसी स्थितियां इनकी अगर ये बन रही हैं, तो उस स्थिति में ये क्या माने जाएंगे, शुभ माने जाएंगे, सुस्थित माने जाएंगे। अब हम शनि का आपको विशेष फल आज के युग के आधार पर देने वाले हैं। तो यहां पर सुस्थित होंगे तो क्या करने वाले होते हैं, अगर यहां पर सुस्थित हो 10वें भाव में शनि, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी का योग अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहने वाला होता है, बड़ा सम्मानित होता है, मंत्री ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन शांत होगा, उसका स्वभाव बहुत साहसी होगा अंदर से, और एक अच्छा आईएएस अधिकारी भी शनि 10वें भाव में बैठकर शुभ स्थित होकर व्यक्ति को बनाते हैं। कृषि हो अथवा कृषि से संबंधित कार्य हो, ऐसे में उसकी रुचि होती है, ऐसे कार्यों को करने के लिए वह हमेशा प्रयास करता है, उसको कोई भय नहीं होता, भयहीन होता है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ ये उसको बनाते हैं, न्याय के क्षेत्र में भी ये ले जाने वाले होते हैं, क्योंकि ये शनि है, पश्चिम का स्वामी है, तो विदेश में भी ऐसा व्यक्ति अपने स्तर को बनाए रखने वाला होता है, बड़ा विदेश में भी जाएगा तो वहां भी बड़ा सम्मान प्राप्त करेगा, अच्छी स्थिति उसकी रहेगी।
तो ये शनि का फल है। लेकिन यदि प्रतिकूल राशि में हो, इनके शत्रु का भाव हो, शनि से जिसमें नीच होते हो, 1 नंबर लिखा हो तो नीच हो जाते हैं, यहां पर यह स्थिति बन रही हो, तो ऐसे सफलता के उपरांत, सफलता तो मिलेगी, यहां बैठे शनि सफलता तो देंगे, लेकिन उसके उपरांत विपत्ति, व्यापार में आर्थिक हानियां, व्यापार देंगे लेकिन फिर आर्थिक हानियां देंगे, उसमें बीच में ले जाके उसको धक्का देने वाला काम ये होगा। अपमान और पराजय देने वाले भी यहां पर होते हैं यदि शत्रु क्षेत्री हो जाए, नीच हो जाए, इस प्रकार से दो स्थित हो जाए, या तो क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में माता पिता की मृत्यु करा देते हैं, कठिन जीवन, अधम, दरिद्र और अस्थिर बुद्धि देने वाले भी होते हैं, पीछे हटना, अवनति, निलंबन, तो इनकी दुस्थित होने पर यह स्थिति आ जाती है। कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, जॉब तो अच्छी मिल गई, लेकिन क्या करेंगे बीच में, उसमें कोई ऐसा कार्य करा देंगे जिससे कि उस व्यक्ति का क्या हो जाए, उसको उसकी जो नौकरी है वो चली जाए, नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ जाए, सेवाएं समाप्त हो जाए, कारावास भी दिलवाने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी मंत्री हैं जिनको कारावास प्राप्त हुआ, जिनकी कुंडली में शनि दशम में थे। गंभीर रोग भी यहाँ पर बैठे हुए शनि दे देते हैं। पिता और पुत्र एक ही छत के नीचे उन्नति नहीं कर पाते। कब नहीं कर पाते, ध्यान रखना, जब दो स्थित हों। ये शनि का हमने परिणाम आपको बता दिया। चलिए अब हम चर्चा करते हैं राहु के बारे में। अब हम अक्ष ग्रह हैं, ये राहु और केतु छाया ग्रह कहे जाते हैं। तो राहु, अगर यहां पर राहु हैं और ये राहु अगर 2 या 3 में बैठे हैं, तो इनमें कुछ 2 में इसको वृषभ राशि में, कुछ मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। तो यदि ये उच्च स्थिति में है तो जातक को शासक, अचल संपत्ति देने वाले बनाते हैं। जातक विधवा और वैश्याओं से प्रेम और शारीरिक संबंध बनाने वाला होता है। सुंदर स्त्रियों की संगत का आनंद लेने वाला, उन्मादी अर्थात नशा आदि का वो उसको आदत होती है। चोर, चरित्रहीन ऐसा व्यक्ति होता है। बेईमान होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, वाचाल होता है, और विदेशियों के साथ रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जातक अपने पिता से परेशानियां भी पाता है, उसको पिता से बहुत परेशानियां मिलती हैं। देखिए वैसे उच्च के हैं, लेकिन यहाँ पर वो इस प्रकार का सुख दे रहे हैं जो आजकल आप देखते हो कि बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, तो इसी तरीके के स्थानों पर खर्च करते हैं। धार्मिक खर्चे ऐसे व्यक्ति से वह नहीं कराएगा राहु। ऐसे कहाँ लेकर जाएगा, उसको पाप क्षेत्र में लेकर जाएगा। वहीं अगर राहु मीन राशि में भी हो, यहाँ पर मीन राशि हो, अगर मीन राशि में कहोगे जब ये यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर होगा, तो ये मीन राशि में हो जाएंगे। अगर मीन राशि में यहाँ पर हो तो उस स्थिति में क्या होगा, जातक कामातुर होगा, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होगा, लेकिन अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाला भी ऐसा जातक होता है। राहु के बारे में इतना ही। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु, केतु अगर दसम भाव में है, केतु अगर दसम भाव में है, अब देखिए हम राशियों को यहां ध्यान से सुनिए। 1 नंबर राशि मतलब मेष, वृश्चिक, वृषभ और कन्या। नंबर अगर मैं यहां लिखूं, ये राशियां हो कौन सी, 1 नंबर हो, 8 नंबर हो, और 2 नंबर हो, और 6 नंबर हो। ये राशियां अगर यहां पर हैं और केतु पे विराजित हैं, तो जातक को क्या बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति अपना आत्मचिंतन करने वाला होता है, अपनी आत्मा को समझने वाला होता है, और शत्रुओं को नष्ट करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं मीन या धनु राशि में होते हैं, तो यहां पर ये केतु मीन अथवा धनु राशि में क्या माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं। कौन सी राशि में, मीन, मीन तो इनकी अपनी हो गई, ये धनु राशि इनकी कौन सी हो गई, उच्च की राशि हो गई केतु की। धनु उच्च की राशि हो गई, ये मूल त्रिकोण राशि होगी 12 नंबर। तो मीन या धनु में हो तो सर्वश्रेष्ठ, सम्मान प्राप्त करने वाले और सभी से मान्य होते हैं, ज्ञानवान होते हैं,
और कई प्रकार से लोगों को पराजित करने वाले होते हैं, या अर्थात विजयी होते हैं हमेशा ये। विदेश में रहना इन्हें पसंद होता है, विदेश में रहना इनको प्राप्त भी होता है, और भाग्योदय भी इनका विदेश में ही होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न और परिपूर्ण होता है, लेकिन यह व्यापार के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं होती। वहीं यदि ये पीड़ित हो जाए, दो स्थित हो जाए, नीच के हो जाए, खराब स्थिति बन जाए, तो वहीं केतु क्या कर देंगे, इस व्यक्ति को धोखेबाज बना देंगे, जालसाज बना देंगे, और इससे उसको हमेशा अपमान ही प्राप्त होता, सम्मान प्राप्त नहीं होता। लोगों के प्रति, लोग उसके प्रति हमेशा प्रतिकूल रहेंगे, हमेशा उसके विपरीत ही समझेंगे, असफलताएं उसको प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा परिवर्तित मन का रहता है, उसका चित्त हमेशा खराब रहता है, मन उसका हमेशा अच्छा नहीं रहता, हमेशा सनक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं यदि कन्या राशि में हो और पीड़ित हो तो उसमें निम्न स्तर की आदत होती है। कन्या राशि में 6 नंबर पे हो तो उसको क्या हो जाएगा, निम्न स्तर की आदतें हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति दुराचारी होगा और उसको वाहन के द्वारा जो जांघ है और नीचे का हिस्सा है वहां पर चोट होने की संभावनाएं होती हैं, और ये गुदा रोग भी देने वाला होता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करने वाला होगा, परिणाम देने वाला होगा। जब हम विश्लेषण करेंगे तो सभी स्थितियों को ध्यान में रखेंगे, सभी कुंडलियों को ध्यान में रखेंगे, सभी चार्ट्स को ध्यान में रखेंगे, उच्च और नीच की स्थिति, सभी राजयोग आदि का विश्लेषण करने के उपरांत ही कोई फलादेश करेंगे। लेकिन खुद के बैठने का, अच्छी स्थिति में बैठने का फल अच्छा और बुरी स्थिति में बैठने का फल बुरा होता है, और उन सभी को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आज की जो ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर आगे एक जो टॉपिक हमारा रहेगा, आगे हमारा टॉपिक रहेगा कि दसम भाव की जो राशि हैं उनके आधार पर कौन सा व्यवसाय देखा जाएगा। आप देखते रहिए, बने रहिए, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दसम भाव का परिचय हो सके। आज के युग में बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वजह से पीड़ित हैं कि उनको यह समझ में नहीं आता कि वे क्या कार्य करें और क्या कार्य ना करें, और इसके लिए ज्योतिष उनको कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो सकता है, जो ये बता सकता है कि आपको किस कार्य क्षेत्र में बढ़ना चाहिए ताकि आपको सफलताएं प्राप्त हो सकें। इसीलिए हमने बेसिक से लेकर अपना ये जो कोर्स है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, जिसके आधार पर आप ये समझ सकें, अच्छे से समझ सकें, इन क्लासेस को अच्छे से समझ सकें, ताकि दसम भाव का विश्लेषण आसानी से कर सकें। अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कर सकते हैं, अपने चिर परिचितों की कुंडली का भी विश्लेषण कर सकते हैं, और उनको भी एक सही मार्ग प्रशस्त कराने में उनकी सहायता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।